अफगानिस्तान वॉज फाइनल डेस्टिनेशन। We knew nothing. हम पैसेंजर्स को नहीं पता था हम कहाँ है। टेक ऑफ हमने काबुल के लिए किया था। काबुल ने बोला कंधार इज ओपन फॉर यू, गो टू कंधार। If Mark Palani or other MPs were there in that plane, what would have there been action? 45 घंटे से हवाई जहाज भी बैंड के आज इस वक्त क्या सोच रहे हो? हमारे लिए हमारा इस स्थान क्या है? It is their responsibility also to give a call to us. अरे हम भाई को फोटो थोड़ा के जमाने आए हैं। As you know, the aircraft is now at Kandahar. तो आई थॉट दैट वी आर इन काबुल, लेकिन हम कंधार उतरे थे। कंधार में बाहर कबालियों ने घेर रखा था जहाज, बाहर भी टेररिस्ट है, अंदर भी टेररिस्ट है। किसी तरह लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। चेक इन में 17.5 kg का बॉम्ब था, जिसका वो कहते हैं कि जी हमने मिलीनियम नाइट को गिफ्ट देना है अगर हमारा फैसला नहीं होता। खामोशी का एक वातावरण था। अब तो कोई नेगोशिएशन होएंगी और उसके बाद ही कुछ होगा। तालिबान की वहाँ सरकार है, वो हमसे भी बातचीत कर रहे हैं, हाईजैकर से भी बातचीत कर रहे हैं। तो हम इस जहाज को 10,000 फीट पे ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद इस जहाज को क्लास कर देंगे। दुबई इस पूरी कहानी का आखिरी पड़ाव हो सकता था। यहीं पहली बार कुछ पैसेंजर्स को छोड़ा गया। यहीं रूपिन कत्याल की बॉडी एयरक्राफ्ट से भी उतारी गई और एक पल के लिए यह भी लगा कि शायद अब यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए, विमान फिर से उड़ गया। उसकी दिशा साफ थी, लेकिन मंजिल वैसी नहीं थी जहां हालात संभाले जा सके। एक ऐसी जगह जहां बातचीत भी आसान नहीं थी और समय भी आपके पक्ष में न था। अफगानिस्तान, तालिबान के शासन वाली वो जमीन जहां से यह हाईजैकिंग सिर्फ एक संकट नहीं रहा, यह एक ऐसा टकराव बनने लगा जहां हर फैसला सीमित था और हर जोखिम बहुत बड़ा। लैंडिंग होने के बाद एक ओपन जीप के अंदर, जिनको हम कबाली बोलते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स 506 के पास गाड़ी में बैठे थे। वो गाड़ी आई तो इन्होंने ऐसे अंदर से हाथ हिलाया, इन्होंने भी हाथ हिलाया। तो आप किसी की आंखों से बता सकते हो कि ये बड़े खुश हैं कि भी इन्हीं के जानने वाले हैं या जो भी है। तो उन्होंने बोला कि आप पीछे जाके पैसेंजर्स के साथ बैठ जाइए। हम भी सारे इकॉनमी में बैठे थे पैसेंजर्स के साथ। लेफ्ट वाली कॉकपिट की विंडो सील खुला था उनका, तो कॉकपिट की, तो उनके चीफ ने जब 2-5 मिनट हो गए थोड़ा मैं, तो उसने कहा मोहतरमा नज़र बाहर दौड़ाइए, आपको पता है आप कहाँ। तब तक हमको किसी को नहीं तका कस। मैंने जैसे ही सर बाहर नज़र दौड़ाई तो मेरे पूरे शरीर में सिरन। मैंने कहा सर हम तालिबानियों के पीछे हैं? कहने लगा जी हाँ, हम लोग कंधार में हैं। तो काफ़ी देर तो हम नहीं सोच रहे कि प्रॉब्ली काबुल होगा। कंधार का नाम तो हमने बहुतों ने सुना ही नहीं था। 15 मिनट बाद इन्होंने हमें फिर वापस अंदर बुलाया, बिकॉज वो खिड़की खोल के उन्होंने उनसे कोई बात की या जो भी किया। तो फिर वापस आए, तो वापस आके फिर हमने ATC से बात की। तो ATC सेट के आप जो ये पिजैरो है इसको फॉलो कीजिए। तो वो पिजैरो जो थी वो हमारे आगे आगे चली और उन्होंने हमें इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग जो है कंधार की, उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। When we were flying between Al Minhad and Kandahar, तो इसने जो बोला वो
जो यंगेस्ट था, उसने मेरे को बुलाया कि ये आप सारा ये जो डोर पे भी जो एक ग्लास होता है ना, उसको भी कवर करवाइए। जो हाईजैकर्स थे वो तो नेचुरली कॉकपिट में बैठे होते थे, तो उनके पास एक तो मतलब लाइक जो हमारे एयरक्राफ्ट का सेट होता है बात करने के लिए, आरटी जिसको करते रेडियो टेलीफोनी, उससे कर रहे थे। एक उनके पास अपनी वॉकी टॉकी थी, उस वॉकी टॉकी पे वो कहीं एयरपोर्ट के बाहर भी बात करते थे, जो कि एक काइंड ऑफ पश्तो लैंग्वेज में कुछ, और उससे कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी उनके पास। We knew nothing, और द कॉर्पोरेट क्रू सर्टेनली न्यू व्हाटएवर इट वाज, और वो आ भी गए थे, पर इन्होंने बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे थे कि आप बात करो या कुछ करो। खामोशी का एक वातावरण था। The aircraft is now at Kandahar in Afghanistan. We are in touch with the authorities in Kandahar, and the authorities in Kandahar have informed us that they will provide all humanitarian assistance. Food and water has been made available to the aircraft. हमने रिक्वेस्ट की एटीसी को कि आप कुछ खाने पीने का हमारे लिए भेजिए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सामान फ्रूट वगैरह लाना शुरू किया। कुछ समय बाद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कितना वो था, उन्होंने चाय और बिस्किट्स आए, तो उसकी जो कटलरी थी उसके ऊपर लिखा था स्पेशली पैक्ड फॉर एरियाना अफगान एयरलाइंस। तो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। उनमें एक आदमी था जिसका नाम बलगत, वो हमसे कम्युनिकेट करता था और मेरे को सर बोलता था, गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, आई होप यू हैड गुड स्लीप। मैंने कहा हाउ कैन आई स्लीप इन दिस एटमॉस्फियर। नहीं ना, जैसे सोइए, सुकून से सोइए आप। तो उन्होंने सुकून बोला, तो मैंने कहा ये सुकून जो वर्ड है, इट्स उर्दू वर्ड, इट कैन नॉट बी हिंदुस्तानी, इट हैज़ टू कम फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर मैंने उसको बोला ये पाकिस्तानी है। जब तक कंधार पहुंचे कोई भी, किसी को शायद पानी भी नहीं मिला होगा, या थोड़ा बहुत जो मिला होगा पड़ा था, या किसी तरह लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। तो जैसे ही हम तो सोच रहे थे कि जाते ही कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा और लैंड करने के बाद कोई फैसला हो जाएगा, बट वो तो अभी कोई चांस ही नहीं था उसका। तो पूरा दिन वो ऐसे ही निकल गया, कुछ एक्शन नहीं हुआ। दो दिन तक तो हम पैसेंजर्स को नहीं पता था हम कहाँ हैं। फर्स्ट डे तो बहुत डर लगा, 2 दिन जब वो किक्स मार रहे थे, खाना गिरा रहे थे और पिस्टल लहरा रहे थे, 2 दिन तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है आगे ना फ्यूचर में। सेकेंड डे तो हम लोगों का बहुत स्ट्रेसफुल, ना कुछ खाने के लिए, और भूख भी किसको लगती है आप समझ सकते हैं, इतना दहशत है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। एक एक सेकंड मतलब घड़ी की सुई मतलब कंटिन्यूस नज़र घड़ी पे लेती थी, आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती थी। वो जो पेशेंट हो गया था, अब उसके बाद कई पैसेंजर्स परेशान होने लगे, किसी को खुजली हो रही है, किसी को एंग्जाइटी हो रही है, तो मेरे को बोलते थे जाके उधर देखो। तो मैं गया, फिर मैंने फर्स्ट एड बॉक्स देखा, वहाँ ले गए, वहाँ जो दवाइयाँ थी तो थोड़ी बहुत थी जो वो फिर मैं दे देता था। बीच में इन लोगों ने कुछ नहीं मंगवाया। I mean, we ran short of water, there was no food, and उसके बाद जब सेकेंड डे जब वो शुरू हुआ, तब इन्होंने फिर धीरे धीरे करके थोड़ा करा। 2-3 दिन के बाद फिर रिकंसाइल हो गए कि अब कुछ तो कर नहीं सकते, तो बैठ करके शांति से देखते हैं कि क्या करेंगे ये हमारा ना। ये डर तो लगता है शुरू में, क्योंकि बेटी भी थी मेरे साथ में, तो उसका भी डर लगता है कि पता नहीं किस तरह का बिहेव करेंगे, कैसी मौत होगी हमारी। विमान अब कंधार उतर चुका था। ज्यादातर पैसेंजर्स के लिए ये एक अनजान डेस्टिनेशन थी,
शायद ही पहले कभी किसी ने इसके बारे में सोचा हो या सुना हो, लेकिन एयरक्राफ्ट के बाहर जो था वो एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहां तालिबान का राज था और जैसे जैसे रात बढ़ी, एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे लोगों को यह समझ आने लगा कि वो अब एक ऐसी जगह पर हैं जहां नियम अलग हैं और फैसले भी। कंधार में दूसरे दिन तक यह एयरक्राफ्ट सिर्फ एक विमान नहीं रहा था, वो एक ऐसी बंद जगह में तब्दील हो चुका था जैसे जेल होती है, और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी रात नहीं सोया कोई भी, सारी रात नहीं गुजरी है, चिंता के मारे। ये हो रही है भगवान तुम सबका भला करा, सबके बच्चे बच्चा अपने घर आवे। We are here at the airport not because we are getting the latest information. We are getting it from the TV. Since yesterday, there were two officials came from Indian Airlines saying that everything will be safe. They are fine only, like that. They have sent them, and after those two persons, there's no call till now from Indian Airlines saying that they are safe. This is what happening. This is what happening. They are thinking we are getting all information from TV, but it is their responsibility also to give a call to us saying that they are fine. जो मीटिंग्स हो रही हैं हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, ना टीवी मीडिया को बताया जा रहा है कुछ कि अंदर क्या डिसाइड किया है, क्या डिस्कशन किया है, कोई जा रहा है कंधार नहीं जा रहा है। But for 48 hours, they are human beings out there. I mean, they should be slightly more human towards us now. Time for the next meeting and the time for the next one. That all they've been able to decide, that's the truth. That when is the next meeting going to be held and when is the next meeting after that going to be held. उनका जो चीफ है वो बिजनेस क्लास में एक सेंटर वाली सीट में सोया हुआ है, उसके बगल में गन रखी है। तो मैं आते जाते उसको 2 बार मैं उसके बाद गई, तीसरी बार मेरे को लगा कि क्यों ना मैं गन उठा के इसके कनपट्टी में रखूं और कहूं कि हम सबको छोड़। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं फिर पीछे आ गई। मैंने सोचा मेरा एक डिसीजन सबकी जान में ले लूं। They were trying to alternate between horror and humor. थोड़ा सा आपको ढील देते थे ताकि आपको लगे नहीं हाँ अभी तो ठीक है, ये है। अपनी दास्तान सुनाते थे कि हमारे बड़े कश्मीरी भाई फंसे हुए हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं। ऐसे धीरे धीरे करके they were sort of हमसे शेयर कर रहे थे या हमारे को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे कि ये मसला है। सुबह मेरे को वो नवाज बेटा हूँ, मैं जोर से चिल्लाई, मैंने कहा कम ऑन इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी। तो दे नेवर वांटेड दैट। दौड़ते हुए आए, वो कॉकपिट में ले गए सर, कॉकपिट में ले गए। उन्होंने मेरा हाथ वाथ सहलाए, पैर सहलाए, एक घूंट पानी दिया। इन लोगों ने, अब ये था कि वहाँ पे कंधार में दिन में बहुत गर्मी होती थी, डेजर्ट है, उस समय एसी का टेम्परेचर बढ़ा देते थे और गर्म, और रात में जब ठंडा होता था तो एसी का टेम्परेचर कम कर देते कि जिससे इन लोगों को ठंड लगी, शिवरिंग होती थी। टॉर्चर तो बहुत ज़्यादा किया, वो जानबूझकर ऐसा करते, जानबूझ के किया तो हाईजैकर्स ने कि आप लोगों की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हम आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे। घंटे अब दिनों में बदल रही थी और एयरक्राफ्ट एक ऐसी जगह बन चुका था जहां इंसान जी नहीं रहा था, बस टिके रहने के लिए सांस ले रहा था। दिन में रेगिस्तान की तपिश और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। लेकिन सबसे बड़ा संकट क्या था? सबसे बड़ा संकट था इंसानी गरिमा का टूटना। जब पानी कम हो, जगह सीमित हो
और शौचालय इस्तेमाल के लायक न रहे तो हालात सिर्फ असुविधाजनक नहीं रहते, वो असहनीय हो जाते हैं। और ऐसे में थकान सिर्फ शरीर में नहीं, दिलो दिमाग में भी उतरने लगती है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और आप ये लगा लो कि लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया क्योंकि टॉयलेट्स सफाई हुई नहीं थी, टॉयलेट्स फुल थे। क्या टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो गए थे, साफ तो हुए नहीं। तो बोले बिल्कुल वैसे उसमें से निकल के सब बाहर आ रहा था। कहते जो पीछे की सीट वाले तो बिल्कुल वो कहते कि एक तरह से था कि जैसे हम सोचते थे कि नर्क में जाओगे तो ये होगा, ऐसा होगा, वो वाली चीज़ थी। मतलब हम लोगों ने जो कर्टन्स होते हैं प्लेन के, उनको निकाल के और डैम करा हुआ था ताकि आयल में न फ्लो करे सारा। दूसरे तीसरे दिन तो मतलब कोई टॉयलेट में जाता था तो उसके कपड़ों से स्मेल आती रहती थी 15-20 मिनट। तो उस टाइप उसमें बैठना, और जो लेडीज थी उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम थी। स्मेल आती थी। वो आए वहाँ से, कुछ उनके स्वीपर्स आए क्लीन कर दें, उनसे हुआ ही नहीं, चले गए। वो वैसे ओवरफ्लो होता रहा। लोगों ने जाना ही बंद कर दिया टॉयलेट्स में, खाना पीना बंद कर दिया। डेफिनेटली बैठे बैठे लोगों की जो एक तरह की टांगें हैं वो दुखनी शुरू हो गई। जो हम लोगों को न्यूज़ मिलती थी खाना दे रहे हैं, बोले खाना वगैरह कुछ नहीं। 8वें दिन खाना मिला है। For 8 days, he had little fruit and water. That's all, nothing else. उस संतरे के छिलके पानी में डिप करके चूसे हैं, कहते होठ हम गीले कर लेते थे बस, किसी से ड्राइनेस ना हो। खाना आता था, अब हमको नहीं पता कहाँ से आ रहा है क्या है, तो मैं और मेरे साथ वाला था, हम एक खाना शेयर करते थे, एक रख देते थे। Next time पता नहीं आएगा है। That is, I lost about 6-7 kgs in those 8 days. कंधार में खड़े उस विमान के अंदर एक नया डर फैलना शुरू हुआ, लाल बैग का डर। किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, इसमें एक्सप्लोसिव हो सकता है, और धीरे धीरे यह बात पूरे केबिन में फैल गई। अब डर सिर्फ हाईजैकर्स से नहीं था, डर अब यह भी था कि कहीं एक पल में सब कुछ खत्म ना हो जाए। और जब यह डर बैठ गया तो हर आवाज, हर हरकत एक धमाके की तरह कान में गूंजने लगी। गोरा बारूद कितना गया काठमांडू में, वो कोई वो बात भी कंफर्म नहीं है ना। काठमांडू में गया या दुबई में गया? आपको क्या क्यों लगता है कि दुबई में गया, काठमांडू में नहीं गया? आई विटनेस है। क्या कहते हैं? मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कह रहे हैं कि पेंट किया, किसी के पास पहले हथियार नहीं दिखा और दुबई के बाद हथियार दिखा। जो मेरे को बताया गया, जो बाद में वो लोग जो वहां पर पायलट थे या जो भी था, तो उन्होंने बताया कि वो उस बैग को उतारने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फाइनली कंधार एयरपोर्ट के ऊपर ही रात को ये पांचों के पांचों हाईजैकर्स ये भी वहीं थे और हमारी टीम जो थी वो भी वहीं पर थी, और इन्हीं को बुला के वो आइडेंटिफाई कराया गया कि कौन सा बैग है वो जो आप बार बार कह रहे हो। तो वो कार्गो होल्ड में से, बल्क होल्ड में से वो बैग निकाला गया। तो जो मेरे को ये बात बोलते हैं वो मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है कि उसको एयरपोर्ट के बाहर ले जाके उसको डिफ्यूज किया गया, या वो तो ये भी कहते हैं कि बहुत जोर से आवाज़ आई थी तो उसको इन्होंने एक तरह का बम को ब्लास्ट किया है। उसके पहले जो इंडियन एयरलाइंस की विमान का अपहरण हुआ है और वो विमान दुबई गई है शायद 84 में, उसमें भी ऐसी घटना हुई थी। सब कुछ खामोश था आसपास, कोई भी चीज़ जो होती थी वो ट्रबल करती थी तुम्हें। अब सडनली आवाज़ें ठक 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 की आवाज़ शुरू हुई तो यू स्टार्ट वंडरिंग
मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने हथियार दिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि भारत के राजदूत या अन्य कॉन्सुलेट के अधिकारी को परमिशन नहीं दी गई विमान पहुंचने की, अन्य देश के अधिकारियों को परमिशन दी गई विमान पहुंचने की। उस देश के अधिकारियों ने हथियार पहुंचाए या दुबई वालों ने स्वयं हथियार पहुंचाए, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन दुबई के बाद हथियार जो पहले दिख नहीं रहे थे पैसेंजर्स को, उसके बाद दिखे हैं। टेररिस्ट तो नहीं, लेकिन ये हमने जगिया जो फ्लाइट इंजीनियर था उसको धीरे धीरे की आवाज़ में उसने बोला कि इन्होंने इनके पास बैग है जिसमें एक्सप्लोजिव है, वो नीचे रखा है जिसको उड़ा सकते हैं। इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं जागे साहब के, उससे मालूम पड़ जाता था कि वो मामला अंडर कंट्रोल है या कंट्रोल से बाहर जाने वाला है या जा चुका है। तो उन्होंने कमांडर साहब इनके साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछा क्या था, कहते थे वांटेड अ बैग। उसके बाद इन्होंने बोस्ट करना शुरू किया पैसेंजर को नेक्स्ट मॉर्निंग कि अब तो हमारे पास बहुत एम्यूनिशन आ गया है, हम चाहे जो मर्जी कर लें। ये पता बैग नहीं हमने देखा था। चेक इन में 17.5 kg का बॉम्ब था, जिसका वो कहते हैं कि जी हमने मिलीनियम नाइट को गिफ्ट देना है, अगर हमारा फैसला नहीं होता तो हम इस जहाज को 10,000 फीट पे ऊपर ले जाएंगे, उड़वाएंगे और उसके बाद इस जहाज को इसको बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे। You see, the Taliban foreign minister has gone on record saying that they will storm the aircraft if they hear any noise of any passenger or any shooting inside it. And that naturally gives a reassurance that our people are safe there. जब कंधार में पैसेंजर फंसे हुए थे, उसी समय हजारों किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली में एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह लड़ाई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस हो रहा था। सरकार एक ऐसे संकट से जूझ रही थी जिसमें हर फैसला भारी पड़ सकता था। बाहर फैमिलीज इकट्ठा थी, टीवी चैनल्स पर सवाल पूछे जा रहे थे, और अंदर मीटिंग में एक बात बार बार उठ रही थी। वो बात क्या थी कि क्या एक देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाईजैकर्स की हर शर्त मान सकता है, या कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जहां झुकने और बचाने के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दूसरे दिन रेड क्रॉस के जहाज आया एक, हमें लगा कि आज कुछ बात स्टार्ट होगी, पर वो तो भी नहीं हुई। तो करते करते मेरे ख्याल तीसरे दिन हमारे जो नेगोशिएटर थे वो पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। As far as negotiations are concerned, we are taking the demands in totality. We are not counting either the numbers of demands or the number of people whose released is asked. And whenever government will take a decision, it will take in totality. And so I don't think it is proper for me at this stage to say whether dropping X demand or Y demand makes much material change. 27 को मंडे को इन्होंने अपने नेगोशिएशन शुरू हुई। नेगोशिएशंस वर हेल्ड बिटवीन द हाईजैकर्स एंड अपनी इंडियन नेगोशिएटिंग जो आई थी, हमें नहीं पता था कौन आया क्या नहीं है। तो उसमें इट डिडंट स्टार्ट द वे दे थॉट
बाहर क्या हो रहा था ये तो हमको अंदर बैठ के हमको नहीं मालूम कि क्या नेगोशिएशन चल रहे थे। बीच बीच में इनके नेगोशिएशन होते थे तो कुछ होता था, भाई हो रहा है, सारे खुश हो जाते थे। मेरे को लगता था ना, ये गड़बड़ हो गई। कभी कभी क्या होता था कि नेगोशिएटर के साथ कोई आर्गुमेंट इनका हॉट हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो इमीडिएटली हमें बुलाया जाता था। बोलते थे कि आप इनको बोलिए कि हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे ये। तो हम जो भी होता था उनको इतनी बात बोलते थे कि भी ठीक है। आप वो कई बार हमसे पूछते थे अंदर की सिचुएशन क्या है, नेगोशिएटर जो होते थे, तो हम उनको बताते थे कि अंदर ये है, ये चल रहा है। Foreign Minister of the Taliban is also the Corps Commander at Kandahar, are engaged with facilitating the talks and negotiations with the hijackers. This is the first time the Indian government has admitted that the Taliban is holding parallel negotiations with the hijackers. And with the kind of hold they seem to have on the hijackers, it seems likely that they can help the Indian government end this crisis. देखिए, हाईजैकिंग क्राइसिस के कई वो हैं पहलू। पहली तो बात यह है कि उनके हाईजैकर्स के साथ बात है, किसी भी लेवल पे कहीं भी बात हो नहीं सकी। गुस्सा था कि कई जगह हम कुछ और कर सकते थे, नहीं हुआ। भाई हम तो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। 2, 4, 5, 10, 12 हमारे से कैजुअलिटी होती, लेकिन उस टाइम अटैक हो जाना चाहिए था। बात तो हम करता है, उस पर सोच विचार हुआ। यहाँ से सोचा गया कि अपने अफसर भेजे जाए यहाँ से, ये बातचीत कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकते हैं। और ये MHC कमांडो गए जैसे, पर उसका टाइम नहीं था। जो मुझे जानकारी है कि अगर मौका मिले तो कुछ कर सकते हैं, सिंपल बात ये है। बट एयर डिफेंसेस आपके हाथ में नहीं है कंधार के। रिस्क तो वो एयर डिफेंसेस वाला रिस्क लेना है ना, क्योंकि तालिबान ने पूरा एरिया घेर रखा है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एक पैसेंजर विमान है। पैसेंजर विमान के पास इतना तो कोई क्षमता नहीं है कि इसके पास कोई प्रोटेक्शन हो, मिसाइल का फ्लेयर्स हो, ऐसा तो होता नहीं है। चांस था वो देखने के लिए। उनकी डिमांड यही थी कि लोग छोड़े जाए। शुरुआत में 105 या कितने कुछ नाम भी भेजे थे, कह रहे हो होते 105 से 35 हुए, 35 से 5 हुए, फिर एक में 3 हुए। We have some minutes back received a fax communication from ATC Kandahar to ATC Delhi indicating that the hijackers want release of some people in Indian jails. They have so far identified only one name, Maulana Masood Azhar. मेरी ज़्यादा बात कंधार में डोल साहब से होती थी, क्योंकि डोल साहब ही वहाँ से फ़ोन करते थे ज़्यादातर, बजाय साहिब साहब की डोल साहब बात करते थे। और वो कहते थे कोई ऐसा है। आखिर में उन्होंने कहा कि डिमांड हमने 3 पे ले आए हैं, कर लीजिए। फिर ये तो जब हम फाइनल पता लगा कि भाई 3 लोगों को छोड़ना है, और कौन है 3 लोग, उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि कौन, कितने ड्रेडेड टेररिस्ट हैं, ये क्या है क्या नहीं। बात तो बेसिकली मसूद अजहर की थी। उमर शेख लड़का था वो, उमर शेख और लटरम। उमर शेख लटरम का जो थोड़ा ट्रिकी मामला था कि कश्मीरी था वो। ठीक है, वो खाली उसके बारे में बोलते थे, मसूद अजहर के बारे में, कि वो हमारे गुरु है, फलाना ढिमका, ऐसे बोलते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा वगैरह वगैरह। उनके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब मसूद अजहर है, वो हाईजैकर था जिसका नाम चीफ था, उसका बड़ा भाई है। उतना मेरे को सिर्फ पता था उस टाइम, बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं पता था।
क्योंकि बार बार जब बात चलती थी, उनसे कोई बात होती थी कि आप किसको छुड़वाना चाहते हो ये वो, तो तब उसने कई बार 1-2 बार बोला कि मेरे भाई को इन्होंने इतने सालों से अंदर कर रखा है और कोई केस नहीं है, वो सब बातें उससे होती रहती थी। जिस दिन वो मीटिंग थी ना 30 तारीख को, क्रूशल मीटिंग CCS की, तो उनको मालूम था कि मीटिंग हो रही है, तो मेरे को फोन आया, सारा मसला फंसा हुआ है, हम भी फंसे, फैसला करो अब जो भी है और इसको, क्योंकि यहाँ वाले भी कह रहे हैं, ये तालिबान वाले, कि अगर आपका फैसला नहीं होता तो ले जाइए जहाज जहान को, हम यहाँ नहीं रहने दो। तो इस किस्म का मैसेज आ रहा था, उसकी खास ज़रूरत ही नहीं था, फैसला हो ही गया। ठीक है, तीन है तो 3 छोड़ देते। हमें जो पता लगा कि ये था कि ATC में बैठे हैं नेगोशिएटर। हमारे जो हाईजैकर्स थे वो कॉकपिट से ही बात करते थे और 2 चैनल पे बात करते थे। एक तो हमारा जो एयरक्राफ्ट का चैनल था, एक उनके पास अपनी प्राइवेट वॉकी टॉकी थी, उस पर बात करते थे। तो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लियरेंस लेनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन में? हाँ भी और नहीं भी। उस रात अडवाणी जी के अलावा वहाँ कोई नहीं आया और अडवाणी जी ने भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया। ये ज़रूर है कि जब इस मुद्दे का सारा ख़त्म हुआ कि भाई छोड़ दीजिए इनको, तो अडवाणी जी उस डिसीजन से खुश नहीं थे। बंधक यात्रियों को छुड़ाने का संकट गहराता गया और इस बीच दिल्ली में बातचीत का दौर एक और दीवार से जा टकराया। असल में हाईजैकर्स जिन आतंकियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, उनमें एक नाम सबसे अहम था, मौलाना मसूद अजहर। मसूद उस वक्त जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था और उसे रिहा करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी। इसलिए दिल्ली को जाना पड़ा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास। फारूक अब्दुल्ला तब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जो जवाब वहां से आया वो सिर्फ एक ना नहीं थी, वो एक सीधा टकराव था। एक ऐसा टकराव जिसने पूरी नेगोशिएशंस को और जटिल बना दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ हाईजैकर्स से बातचीत नहीं थी, ये अपने ही सिस्टम के भीतर सहमति बनाने की लड़ाई भी बन चुकी थी। प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने में सडनली किसी को ख्याल आया वहीं कि अब मेकिंग खत्म हुई, तो आपस में जब बातचीत हो रही थी कि भाई 2 में से 2 तो ये कश्मीर में, तो इसमें चीफ मिनिस्टर की ओके चाहिए। जनाब, ये खबर तो काफ़ी मीडिया में आ गई थी कि जहाज़ हाईजैक हो गया है। जसवंत सिंह जी कह लगे कौन जाएगा, कौन बात करेगा फारूक से, तो ब्रिजेश में इधर उधर देख के कहा ये जाएगा। दुलत साहब तशरीफ लाए और दुलत साहब के साथ कोई मेरे ख्याल से 10-15 आदमी साथ थे। कहने जनाब, हमने आपसे गुजारिश करनी है कि आपके कैद में 3 लोग हैं। मैंने कहा ये छोड़ना पड़ेगा, तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि आप लटरम, मौलाना अजहर और तीसरे शख्स को आप हमें हवाले करें। मैंने कहा मैं नहीं करने वाला हूँ। बेवकूफ़ है, क्या कर रहे हो? ये दिल्ली की बेवकूफ़ियाँ कब ख़त्म होंगी? ये है वो है। जसवंत सिंह को फ़ोन उठा के कहा बहुत गलत कर रहे हो, सोन को पकाया। बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे, घटना से भी दुखी थे और जिस प्रकार वातावरण जो बन रहा था ना देश में, उससे भी बहुत दुखी थे।
फिर थोड़ी देर बाद अडवाणी को फ़ोन किया, अडवाणी जी ये गलती हो रही है आपकी, बहुत बड़ी गलती है। फिर फ़ोन ऐसे चलते रहा। मैं समझता हूँ अगर हिंदुस्तान को टेररिज्म से लड़ना है तो हमें इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर इनका मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर आप इसको बंद नहीं कर सकेंगे, ये हमें खाता जाएगा। गुस्सा तो होएंगे, ज़रूर होएंगे, क्योंकि उनका गुस्सा था, भले ही दिखता नहीं हो लेकिन गुस्सा तो था। मैं तो बचपन से देखा है मैंने। वतन को बचाने के लिए तो कई दफ़ा ऐसी कुछ करना पड़ता है, ज़रूरी था। हो सकता है कुछ लोग मारे जाते, मगर वो प्राइस हमें तो नहीं देनी पड़ती जो आज हम दे रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? आतंकवाद तो आज भी चल रहा है, उसी की मेहरबानी से। वो आज भी समझते हैं कि इस रियासत को वो हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं, बदला लेना चाहते हैं, जिस तरह बांग्लादेश का बदला। तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने मेरी बात को माना नहीं। मैं क्या कह सकता, जब एक इतनी बड़ी हस्ती मुझे हाँ एक बात कही थी, कहने लगे कि वो जब उसकी मुफ्ती की बेटी थी तब भी तुम थे, अब भी तुम ही आए। मैंने कहा सर तब मैं आपके साथ था, अब मैं दिल्ली के साथ हूँ। प्रतिदिन रेसकोर्स रोड पे प्रदर्शन होते थे, परिजन, पैसेंजर्स के परिजन रोते थे, लौटते थे, धरना देते थे। मैंने देखा कि अडवाणी जी का जो एटीट्यूड था वो दबाव में बात कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इनको छोड़ा जाए। मगर क्योंकि सेंटिमेंट बन गया था, वहाँ पे लोग जमा हो गए थे प्रधानमंत्री के घर के सामने, बैठ गए थे कि इनको छोड़ो, इनको लाओ। मैंने कहा साहब ये तो गलत होगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से बात करें। तो वाजपेयी जी से बात की, कहने फारूक ऐसा है, बहुत हालत खस्ता है, यहाँ पे शोर है, गुल है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा साहब ये कुर्बानी देना गलत है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो हम तो कमज़ोर हैं, फिर हम तो फिर आतंकवाद का मुकाबला कर ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं कि हम कर सकें। आखिर में कहने लगे अच्छा मैं गवर्नर से आज जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, अब से ड्रामा तो कंप्लीट होना है। तो मैंने कहा कि अगर आप जा रहे हैं गवर्नर साहब, कम से कम मेरे को साथ ले चली। तो मैं फ़ौरन दौड़ गया उसी वक्त गवर्नर साहब के पास। यहाँ सक्सेना साहब गवर्नर थे जो रॉ के चीफ भी होते थे। मैंने कहा साहब ये तो जो है ये बहुत गलत हो रहा है, और अगर हम इसको इनको छोड़ेंगे तो फिर आप याद रखिएगा एक बात कि मौलाना अजहर ने यहाँ अपने मुकाम बना रखे हैं, अपनी जगह रखी हैं, इनके वो लोग हैं। ये आपके लिए बहुत सख्त मुसीबत का बायस होगा फॉर फ्यूचर, और आज हम वो देख रहे हैं। यारी सक्सेना गवर्नर से या तो बस साहब वहाँ खड़े खड़े कहने लगे कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं तो इसमें सहमत नहीं है, मैं तो रिज़ाइन कर। तो सक्सेना साहब भी, क्योंकि मरकज़ का मामला था, उन्होंने कहा फारूक ये है, वो है, इधर है, क्या करें, वही 200 से ज़्यादा लोगों का मसला है, और क्या करें इसमें तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा दिल इसमें नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये करना तो मेरा नेगेटिव नोट लिख लीजिए कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। तो सक्सेना साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप उनमें नहीं है कि जो कि कहेंगे मैं रिज़ाइन कर दूँ। अब ये क्राइसिस का मामला है, अगर दिल्ली ने फैसला किया है तो सोच रहा हूँ कि क्या हमको उसके साथ ही चलना चाहिए। आप बैठो, बैठ गए थे, बात ठीक हो। तो जब ने ये कहा, मैंने कहा नहीं साहब मैं इसमें, मेरा दिल नहीं है इसमें, बहुत बात है। फिर मैं मुझे ये कहा कि चलो ठीक है,
मसूद अजहर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर इसको गाली वाली दे के कहना कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब इसने बहुत लोगों को मारा। जबकि मौलाना अजहर जो थे वो कोर्ट में थे, उन पे केस था। कैसे उन्हें किया मैं नहीं जानता, मैंने जहाज़ लाया था इन्हें अपना, उसको ले गए, लटरम को ले गए और तीसरे को ले गए और कंधार पहुंचाया। मैंने देखा कि ये मौलाना दाढ़ी तो रखता है और बहुत किसियानी मुस्कुराहट से देख रहा था। आप वो आखिरी आईपीएस ऑफिसर हैं मेरा ख्याल, जिन्होंने उसको भारत छोड़ने से पहले आपके साथ सफ़र किया। आपकी इच्छा नहीं हुई कि इसको कम से कम 2 घड़ी ये तो बोलूं कि ये क्या करतूत है तुम्हारी? नहीं, हमारे धंधे में ये काम नहीं होते। मैंने ना उसको देखा ना उसने मेरे को देखा। बाहर से तो तस्बीह फेरता था, अंदर से वो बहुत घिनौना और डेंजरस आदमी था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।